तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, सेकंड क्लास है आज की। तो और क्लास की स्टार्टिंग जो होगी वो होगी आपकी इंटरनेशनल बिजनेस का फर्स्ट लेक्चर लिया था, तो हम स्टडी करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हमने क्या क्या पोर्शन कर लिए। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हमने सेंट्रल सेंट्रल टेंडेंसी वाला पोर्शन कर लिया, डिस्पर्जन कर लिया। कल की क्लास में हमने स्क्यूनेस एंड कटॉसिस को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखो, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपको एक साथ दे रखा है, बट हम उसको जो डिस्कस करेंगे वो उसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, कोरिलेशन अलग होगा, रिग्रेशन अलग होगा, क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन को अगर एक साथ जोड़ूंगा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा पोर्शन है आपका कोरिलेशन। देखो, छोटा सा नहीं है, पोर्शन तो बहुत बड़ा है, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है कोरिलेशन। ठीक है, अब कोरिलेशन का बेसिकली अगर मैं देखो मतलब की बात करूँ, डेट है आज की 19/12/2K20। ठीक है, तो देखो कोरिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो डिस्पर्जन में क्या हुआ था। डिस्पर्जन में हमें बताया था कि डेविएशन कितनी हो रही है। ठीक है, एंड देन हमारे पास में जब हमने स्क्यूनेस एंड कटॉसिस किया तो स्क्यूनेस एंड कटॉसिस में हमें बताया कि वो डायरेक्शन किस तरीके का है, आइदर इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, आइदर इट इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। देन हमने जो बात डिस्कस की थी वहाँ पे कटॉसिस में, तो हमने डिस्कस किया था कि वो हाईली पिक्ड है या वो फ्लैटनेस है या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम कर रहा है। तो वो चीज़ें थी। अब कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन बेसिकली रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कैसे, तो अगर कोरिलेशन को मैं डिफाइन करूँ तो कोरिलेशन की डेफिनेशन यही है। कोरिलेशन कोरिलेशन इज द कोरिलेशन इज द relationship between is the relationship between two or more variables, two or more variables if two variables are related, if two variables sorry, if two variables are related to each other, to each other in such a way, in such a way that changes that changes in a one create corresponding create corresponding changes in the other, changes in the other। ठीक है, then the variable are said to be related, said to be correlated, said to be correlated। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। को रिलेटेड। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसमें एक का चेंज होना दूसरे के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस लेके आ रहा है, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव। ठीक है, वो चेंजेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, बट चेंजेस तो हो रहे हैं। अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी हो रहा है, तो उससे हम कहते हैं कि टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी को रिलेटेड। अगर मैं देखो एग्जाम्पल्स की बात करूँ, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो फर्स्ट एग्जांपल जो आपके पास में आता है, फर्स्ट एग्जांपल जो आपके पास में आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड रिलेशनशिप बिटवीन हाइट वेट, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड
हाइट एंड वेट। कहा जाता है कि देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, वैसे वैसे वेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, अगर ये चीज़ अगर इसमें इंक्रीमेंट होगा तो शायद इसमें भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब देखो हाइट डिक्रीज तो नहीं होती है, ठीक है, हाइट या तो इंक्रीज ही होगी या कांस्टेंट ही रहेगी। तो हाइट के इंक्रीज होने से अगर वेट भी इंक्रीज होता है तो रिलेशनशिप कैसी बन रही है यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटम ऑफ रेनफॉल, रिलेशनशिप 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 बिटवीन क्वांटम ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ wheat। जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी वीट भी होगी, उतनी अच्छी वीट की ग्रोथ भी होगी। तो रिलेशनशिप कैसी आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो एक चीज़ तो इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। फोर्थ, रिलेशनशिप बिटवीन एज ऑफ अ हस्बैंड एंड दैट ऑफ वाइफ। अब ये तो नहीं है ना कि हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, पर रियलिटी एग्जांपल में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। बट इन इकोनॉमिक्स या स्टेटस में बात करूँ तो हस्बैंड की एज अगर इंक्रीज़ होगी तो साथ साथ में वाइफ की भी एज क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। रियलिटी से आप सब अभी बेफिक्र हो। ठीक है। तो कोरिलेशन को हम कभी कभी कोवेरिएशन भी कहते हैं। ठीक है। और जो मेज़र किया जाता है, ठीक है, द मेज़र ऑफ कोरिलेशन को मेज़र करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, द मेज़र ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ध्यान रखना इस चीज़ को, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ के लिए भी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। समझ आ गई इतनी बात? चलिए अब देखिए। ठीक है। तो अब इसकी अगर हम डिस्कस करें, देखो तो कोरिलेशन आपके पास में दो तरीके की होती है, पहली चीज़ तो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो फर्स्ट होती है आपकी पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन वो होती है when both the variables vary in the same direction. ठीक है। when both the variables vary in the same direction, correlation is said to be positive, which means if one variable increases other variable will also increase, and if one variable decreases, other variable will also decrease। ठीक है। तो वैसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिलेशन को कहते हैं पॉजिटिव। एग्जाम्पल अगर मैं दूं
तो एग्जांपल अगर मैं दूँ तो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास में हो सकता है हाइट एंड वेट का, हाइट एंड वेट का हो सकता है। सेकंड एग्जांपल ले सकते हो तो आपका एक जो स्टूडेंट्स को एग्जांपल देना चाहिए, ठीक है, वो एग्जांपल हो सकता है आपका स्टडी टाइम एंड रिजल्ट्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका दे सकते हैं किसका एग्जांपल दे सकते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। और एग्जांपल दे सकते हैं आपका इनकम एंड डिमांड, अगर नॉर्मल गुड्स की बात करूँ, इनकम एंड डिमांड एसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके सामने, ठीक है। सेकंड चीज़ की अगर बात करें, सेकंड होती है आपके पास में नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है when both the variables vary in the opposite direction, when both the variables vary in the opposite direction, correlation is said to be negative. Correlation is said to be negative, which means इसका मतलब ये है if one variable increases, other will decrease, and if one variable decreases, other will increase, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आप एग्जाम्पल, आपका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप लेजर एंड वर्क, अगर ज़्यादा टाइम लेजर में लगाओगे तो कम टाइम वर्क में दे पाओगे, ठीक है। लेजर एंड वर्क हो सकता है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं हम, एग्जाम्पल और क्या दे सकते हैं इस चीज़ का, अगर मैं ध्यान रखूँ तो टाइम डिवोटेड टू स्पोर्ट्स, या छोड़िए इस चीज़ को, टाइम डिवोटेड टू स्पोर्ट्स गलत हो जाएगा अगर मैं बात करूँगा वहाँ पे, ठीक। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल्स आपके पास में हो सकते हैं, मेरे को अभी कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये तो हो गई इसके टाइप्स में, ठीक है। अब फिर बात आती है, देखो एक चीज़ और आती है यहाँ पे पार्ट में कि सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या होती है, ठीक है। फिर बात क्या आती है यहाँ पे, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। देखो सिंपल कोरिलेशन वो होती है जिसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, और मल्टीपल कोरिलेशन वो होती है जिसमें मोर देन 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ तो सिंपल कोरिलेशन क्या होती है, मैंने बताया, जिसमें सिर्फ कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, 2, ठीक है। A correlation is said to be simple when only two variables are studied। जब सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है तो उसे हम कौन सा कहते हैं, उसे हम कहते हैं कौन सा, सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात मैं कहूँ तो एग्जाम्पल ये लेके चल सकता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड ऑफ अ व्हीट एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। बट देखो ऐसा नहीं होता है, कोई भी रियलिटी लाइफ के अंदर आपको सिंपल कोरिलेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप कह ज़रूर सकते हो कि यील्ड ऑफ अ व्हीट and rainfall and quantum of
क्वांटम ऑफ रेनफॉल। बट केवल जो वीट की यील्ड है वो सिर्फ रेनफॉल पर ही डिपेंड नहीं करती। हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी लाइफ के अंदर सिंपल कोरिलेशन टाइप की कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप किसी भी चीज़ को सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते कि हाँ ये चीज़ मेरी इसी फैक्टर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो एक्सेप्टर एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट रियलिटी लाइफ के अंदर मल्टीपल कोरिलेशन ही फॉलो करती है, ठीक है। अ कोरिलेशन is said to be multiple when more than two वेरिएबल, देखो more than two का मतलब 3, कम से कम 3, more than two वेरिएबल्स आर स्टडीड। जब कम से कम कितने वेरिएबल स्टडी किए जाए, 3 वेरिएबल, कम से कम 3 वेरिएबल आर स्टडीड। एग्जाम्पल अगर देखो इसी यील्ड वाले एग्जाम्पल कंटिन्यू करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है यील्ड ऑफ अ वीट एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो सकता है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड, क्वालिटी ऑफ सीड्स, corresponding time efforts, कितना आपने एफर्ट्स लगाए, एसेट्रा। तो यहाँ पे देखो मोर देन टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स थे, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ये वेरिएबल था और एक ये वेरिएबल था। यहाँ पे कितने, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, आप कितने वेरिएबल जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा मल्टीपल कोरिलेशन। क्या कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर भी 2 टाइप्स की हो सकती हैं। मल्टीपल कोरिलेशन कितने टाइप्स की हो सकती हैं, अगर मैं मल्टीपल कोरिलेशन की बात करूं तो मल्टीपल कोरिलेशन कैन बी फर्दर बाइफरकेटेड इनटू पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन एंड टोटल मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। अब पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में ये होता है, देखो पार्शियल में क्या होता है कि आप सारे फैक्टर्स को एक साथ स्टडी नहीं करते हो। फैक्टर्स तो है आपके पास है, मान लीजिए 3 फैक्टर्स आपके पास में है, तो 3 फैक्टर्स में से हम क्या कर रहे हैं कि अगर 3 और मोर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लेकिन हम उसमें से किसी 2 को ही मान के चल रहे हैं, और जो बाकी सारे फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, वो आपके क्या रखे जाएंगे, कांस्टेंट रखे जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो इन केस ऑफ पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, one studies 3 और मोर वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया था कम से कम 3 होने चाहिए, 3 और मोर वेरिएबल्स, बट considers only two variables to be influencing each other and effects of other variables and effects of other variables being held constant। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, जब मैंने इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास ली तो वहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया था, सेट्रस पैरिबस। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है वो सुनिए। देखो मैंने क्या कहा था, जो किसी चीज़ की डिमांड होती है, से गुड एक्स की, वो फंक्शन होती है किस चीज़ का, वो खुद के प्राइस पे डिपेंड करती है, वो रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करती है,
वो एक इनकम पे डिपेंड करती है, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है, वो एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करते हैं, फलाना फलाना पता नहीं कितने फैक्टर्स होंगे उस पर डिपेंड करती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास में मोर देन 2 वेरिएबल्स आ गए। मोर देन 2 वेरिएबल्स मतलब कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, 3 से ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि जब मैं इसकी और इन दोनों की स्टडी कर रहा हूँगा, जब मैं इनकी उनकी स्टडी करूँगा, तो इन सब से होने वाले इफेक्ट को क्या रखूँगा, कांस्टेंट रखूँगा। सिमिलरली अगर मैं dx की pr के साथ में स्टडी कर रहा हूँ तो px i t एंड e कांस्टेंट रहेंगे। मतलब जिसके साथ में स्टडी कर रहे हो उनके 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 कॉरस्पॉन्डिंग या उनके अलावा जो भी उनके उनके अदर जो भी आपके पास में फैक्टर्स है वो सारे का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने एक फैक्टर को स्टडी कर रहे हो, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे दूसरी मल्टीपल कोरिलेशन। तो इन मल्टीपल कोरिलेशन विदाउट, अब मल्टीपल कोरिलेशन में क्या है कि हम किसी के इफेक्ट को ना कांस्टेंट नहीं मानते। इन टोटल मल्टीपल कोरिलेशन, इन टोटल मल्टीपल कोरिलेशन, टोटल मल्टीपल कोरिलेशन, वेट, in total multiple correlation we does not exclude the effect of any variable held constant। कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं रखा जाता और उसके इफेक्ट को हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो भी, अगर मान लीजिए अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ तो इनको कांस्टेंट नहीं रखूँगा, इनमें भी कुछ क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि टोटल क्या होता है, टोटल मल्टीपल क्या होता है और पार्शियल मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी टोटल मल्टीपल, ठीक है, ये तो था आपका पार्शियल मल्टीपल का केस, और ये था आपका टोटल मल्टीपल कोरिलेशन का केस, ठीक है। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग बात की जाए आगे, अगर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बाद में आती है आपकी लीनियर एंड नॉन लीनियर। देखो लीनियर और नॉन लीनियर को समझिएगा, मतलब क्या होता है लीनियर नॉन लीनियर का। देखो सिंपल सी बात है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये तो था आपका टोटल वाला, ठीक है, टोटल चीज़ थी, ये था आपका पार्शियल का पार्ट जी, ठीक है। अब बात आती है देखो लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो देखिए लीनियर कोरिलेशन क्या होती है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहले तो आप डेफिनेशन लिख लो। इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल bears a constant ratio to the amount of change in other variable, then correlation is said to be linear. Then correlation is said to be linear। क्या मतलब है, मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल है से x, यहाँ पे कोई वेरिएबल है से x, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है से y। कोई वेरिएबल है x और कोई वेरिएबल है आपके पास में y। देखिए x की मान लीजिए पहले वैल्यू 1 थी, x की फिर वैल्यू 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, ऐसी चीज़ें हुई, मान लीजिए ऐसी चीज़ें हुई। y की वैल्यू मान लीजिए पहले 3 थी, फिर आपकी 6 हुई, फिर आपकी 9 हुई, फिर आपकी 12 हुई, फिर आपकी 13 हुई, सॉरी 13 कह रहा हूँ, फिर आपकी वैल्यू कितनी हुई, 15 हुई। कैसे भी चीज़ हो सकती है। देखो मैं नहीं कह रहा कि पॉजिटिव नेगेटिव, वैल्यू समझिए पहले उसका मतलब क्या, ठीक है। तो अगर मैं देखो इनका रेशियो लूँ, डेल्टा x और डेल्टा y, डेल्टा मतलब चेंज का, चेंज इन x और चेंज इन y का रेशियो लूँ, तो देखिए यहाँ पे तो छोड़ दो, यहाँ पे तो कोई रेशियो है नहीं,
या अगर आप देखो रेशियो निकालते भी हो इनका, ठीक है, रेशियो निकालते भी हो तो बट देखो रेशियो कितना निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी रेशियो कितना आएगा 1:3 का आएगा, यहाँ पर भी रेशियो कितने का आएगा 1:3 का आएगा, यहाँ पर रेशियो कितना आएगा 1:3, यहाँ पर रेशियो कितने का 1:3। रेशियो सेम रह रहा है ना, रेशियो सेम रह रहा है नहीं रह रहा, रेशियो सेम है। तो अगर रेशियो सेम आ, देखो रेशियो कैसे निकाला 5:15 निकाल लो तो 1:3 आएगा, 4:12 निकालो तो भी 1:3 आएगा, 3:9 निकालोगे तो 1:3 आएगा, 2:6 निकालोगे 1:3 आएगा, 1:3 निकालोगे तो 1:3 आएगा, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि लीनियर क्या होती है। तो लीनियर वो होती है जिसके अंदर आपका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन वी प्लॉट these points on graph we will get a straight line, सिंपल सी बात है जी, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन देखो नेगेटिव भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इनका रेशियो जो ये वैल्यूज़ है वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसी है, बस रेशियो सेम रहना चाहिए तब वो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी आपकी, बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, नॉन लीनियर को ना हम नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं जी, नॉन लीनियर को हम क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर क्या कहते हैं, कर्वी। नॉन लीनियर को हम क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर भी कहते हैं। अब कर्वी लीनियर का मतलब क्या होता है वो सुनो, देखो नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, देखिए नॉन लीनियर, अब देखो मैंने क्या बात करी कि यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो अब नॉन लीनियर में क्या कह दूंगा, इफ़ द अमाउंट ऑफ चेंज in one variable does not bears a constant ratio to the amount of change in other variable then correlation is said to be non-linear, and when we plot these points on graph we will get a कर्व शेप, हमें क्या मिलेगी, कर्व शेप मिलेगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ है x और यहाँ पे कुछ है y, x को मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 और यहाँ पे ले लेता हूँ 10 12 15 16। अगर देखो इनका रेशियो भी निकालते हो या चेंज का भी रेशियो निकालते हो, डेल्टा x डेल्टा y का भी रेशियो निकालते हो, तो यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे कितने का चेंज आया 2 का, यहाँ पे कितने का चेंज आया, चलो जी 2 का आया, यहाँ पे कितने का चेंज आया 2 का, लेकिन यहाँ पे कितने का चेंज आ गया 3 का, यहाँ पे कितने का चेंज आया 2 का, यहाँ पे कितने का चेंज आया, यहाँ पे कितने का चेंज आया 0 का, तो 2:0 हो गया रेशियो, ठीक है। 2:0 की कोई बात ही नहीं बनती है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो इनका रेशियो सेम नहीं रहेगा, इनका रेशियो क्या नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी ये बात, यहाँ पे आ गया 4:12 आ रहा है, यहाँ पे 4:12 आ रहा है, यहाँ पे 6:15 आ रहा है, यहाँ पे 8:15 आ रहा है, यहाँ पे 10:16 आ रहा है, तो रेशियो तो डिफर कर रहा है जी यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो क्या नहीं था, सेम नहीं था। जब एक्स और वाई का रेशियो सेम नहीं है तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब जब इसको आगे लेके चलते हैं, तो जब इसको अब आगे लेके चले और पार्ट को डिस्कस करें, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके पास में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो आपके पास में होता है कोरिलेशन फाइंड करने का, फर्स्ट मेथड जो आपके पास में होता है वो होता है जी आपका क्या, वो होता है आपका स्कैटर डायग्राम, ठीक है। मेथड्स या चलो नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, इसको इस पेज को छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है।
तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। तो फर्स्ट मेथड जो आपके पास में है, वो है आपका स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम मेथड। ठीक है, स्कैटर डायग्राम मेथड क्या है? स्कैटर डायग्राम मेथड क्या करेगा, एक्स और वाई की ना कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हमें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो भी वैल्यूज़ होंगी एक्स और वाई की, तो कहाँ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें एक शेप नज़र आएगी। ठीक है, अब वो हमें शेप देखनी है कि वो शेप रिलेशन बता भी पा रही है या वो शेप रिलेशन नहीं भी बता पा रही है। ठीक है, तो अब देखिए स्कैटर डायग्राम मेथड्स में क्या होता है। मान लीजिए, देखो मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस के कोई पॉइंट होंगे, यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस के कोई पॉइंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे 0। तो जब आपने ग्राफ पे ऐसे पॉइंट्स प्लॉट किए तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं जी आपके। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना क्या बन रहा है, यहाँ पे एक सर्कल सा बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो जब ये सर्कल बन रहा है ना, तो हम इसे कह देंगे कि यहाँ पे कैसी कोरिलेशन है। यहाँ पे तो कोई सर्कल टाइप में बन रहा है, यहाँ पे सर्कल टाइप में बन रहा है आपके पास में, ये सर्कल सा बन रहा है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ पे कोरिलेशन कैसी है, ज़ीरो कोरिलेशन है। क्या है, ज़ीरो कोरिलेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सेकंड ग्राफ की ड्रॉ करूँ, तो सेकंड ग्राफ में मान लीजिए आपने ड्रॉ किया ऐसा, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट्स होंगे आपके पास, आपने ड्रॉ किए। ठीक है, जब आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए तो मान लीजिए आपके पास में ऐसे ऐसे पॉइंट्स बन के नज़र आ रहे हैं जी। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर हमारा कुछ ऐसा सा हमें दिख रहा है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छी बात है। देखो तो बेटा अगर यहाँ से ध्यान दोगे तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको मैं कहूँगा कि बेटा ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। कैसी कोरिलेशन होगी, पॉजिटिव। लेकिन आप ये देखो कि इन पॉइंट्स का गैप भी बहुत कम है, तो इसको मैं कहूँगा कि कैसी पॉजिटिव होगी, ये हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड होगी जी, हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड होगी। क्यों, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा कहाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा कहाँ है, पास में है। ठीक है, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, तो सेकंड पॉइंट को और देखिए, यहाँ पे आपके पास में एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास में वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है। अभी मैंने इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट किया, प्लॉट किया जी। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को क्या किया, प्लॉट किया। मैंने कहा इसका लाइन ड्रॉ करो, कहता है कि सर लाइन तो वेट, मैंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करो, कहता है कि सर लाइन तो ऊपर की तरफ ही जा रही है, ऐसा ही नज़र आ रहा है। मैंने कहा हाँ ऐसा ही नज़र आ रहा है। कहता है सर रिलेशनशिप तो कैसी है, मैंने कहा कि देखो रिलेशनशिप तो कैसी है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन जब देखा गया तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे इनके बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने ये कह दिया कि ये क्या है, ये इसको मैं कहूँगा ये लो पॉजिटिव कोरिलेटेड है जी। ठीक है, इसको मैं क्या कह दूँगा, ये हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड नहीं है। ये कैसी पॉजिटिव कोरिलेटेड है, ठीक है, लो पॉजिटिव कोरिलेटेड है। ये कैसी पॉजिटिव कोरिलेटेड है जी, ये लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो लास्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, हम बात करें, अभी 2 डायग्राम और हैं इसके अंदर। एक नेगेटिव का है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो आपने कहा कि सर हम जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे ना, तो हमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स नज़र आ रहे थे। मैंने कहा अच्छी बात है, आपको पॉइंट नज़र आ रहे थे तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स अच्छी बात है, ये तो होने चाहिए। ठीक है, आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए। मैंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, कहते हैं सर लाइन आप ड्रॉ करो। चलो बेटा लाइन भी हम ड्रॉ करते हैं। ये लो जी लाइन ड्रॉ कर दी। कहता है सर ये तो डाउनवर्ड आ रहा है। मैं कहा डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, कहता है सर डाउनवर्ड का मतलब होता है कि एक के इंक्रीज़ होने पर दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। मैंने कहा हाँ मतलब तो वही है। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये कैसी रिलेशनशिप है, नेगेटिव। ये कैसी है, नेगेटिव। मैंने कहा क्या पॉइंट्स आसपास में हैं, कहता है हाँ सर। तो ये कैसी होगी, हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसको एक और ग्राफ पे ड्रॉ करूँगा तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। आपने पॉइंट्स को ड्रॉ किया,
मैंने कहा भैया पॉइंट्स को ड्रॉ करो। कहता है सर पॉइंट्स को ड्रॉ तो कर रहा हूँ, ये कर दिया जी मैंने पॉइंट्स ड्रॉ। मैंने क्या क्या हो रहा है? कहता सर डाउनवर्ड आ रहा है। मैं कहता अच्छी बात है। कहता है कि सर क्या है इसका मतलब? मैं कहता कि देखो होने का मतलब तो क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। फिर मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये पॉइंट्स आसपास में है या दूर दूर है? कहता सही तो बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। तो मैंने कहा कि फिर इसका मतलब क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है? लो नेगेटिव कोरिलेशन है जी, लो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि हाई नेगेटिव कब होती है, लो नेगेटिव कब होती है, हाई पॉजिटिव कब होती है, लो पॉजिटिव कब होती है, क्या क्या किस किस के बीच में डिफरेंस, किस किस के बीच में वैल्यूज लाई करेंगी, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ, दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूँ, दूसरा मेथड है आपके पास में कोवेरियंस का जी। दूसरा मेथड क्या है आपके पास में? कोवेरियंस का। ठीक है, अब कोवेरियंस की देखो, कोवेरियंस का मतलब है कोवेरियंस रिलेशनशिप फाइंड करने के काम आता है। कहता है सर हाँ कोवेरियंस रिलेशनशिप फाइंड करने के काम आता है। अब बात यहाँ पे आती है कि सर कोवेरियंस को फाइंड कैसे करते हैं? तो बेटा कोवेरियंस का देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है। अगर कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है जी ये समेशन एक्स माइनस में एक्स बार y माइनस में y बार अपॉन में n। मैंने आपको लास्ट में भी कहा था क्लास के अंदर कि जो ये x से x बार का डिफरेंस आप लेते हो उसको हम स्मॉल x भी लिख सकते हैं, और जो y में से y बार होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? y भी लिख सकते हैं, स्मॉल y अपॉन में n। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है जी आपके पास में। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है किसका? कोवेरियंस का। किसका फॉर्मूला है? कोवेरियंस का। अब कोवेरियंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो चीज़ को ध्यान रखना। देखिए कोवेरियंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोवेरियंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि कोवेरियंस की प्रॉपर्टी होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ origin, change of origin, but not of scale, but not of scale, but not of scale। कहने का मतलब क्या है कि अगर, अब देखिए यहाँ पे मैं इसका मतलब समझा, आपको पहले ही बता रखा है कि प्लस माइनस होने से कोवेरियंस की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड होने से कोवेरियंस की वैल्यू उतनी ही वैल्यू से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, इट इज़ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, बट नॉट ऑफ स्केल। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है, ठीक है, अब ये बात यहाँ पे ये आती है कि प्लस माइनस से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड से क्या होगा? इफेक्ट होगा। तो अगर देखो इसको यहाँ पे लिखा जाए तो कोवेरियंस अगर मैं देखो ए एक्स का लेता हूँ और बी वाई का लेता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगर मैं इसको और ढंग से हाईलाइट करूँ, अगर मैं इसको और सही से हाईलाइट करूँ, तो मैंने क्या कहा? मैंने जो एक्स था, जो मेरा ये x था, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? a से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में मैंने इसमें कोई कांस्टेंट जोड़ दिया से b। सिमिलरली मैंने y को मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में कांस्टेंट जोड़ दिया क्या? d। तो मैंने कहा कि इससे सिर्फ इफेक्ट क्या आएगा? इससे इफेक्ट क्या आएगा? जो भी आपकी वैल्यू आ रही थी, जो भी वैल्यू आपकी आ रही थी वो a और c से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। बाकी जो पार्ट आपका पहले भी आंसर आया था वही वाला आंसर क्या आएगा? अभी भी आएगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू क्या हो गई? ए और सी से क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। बी और डी से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बी और डी जो है वो क्या है? वो ओरिजिन वाले पार्ट है, वो स्केल वाले पार्ट नहीं है। तो आंसर तो यही आएगा आपका। तो एक क्वेश्चन को ध्यान रखना कि मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको कह दूँ कि कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आपका 5 है। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आपका क्या है? 5 है। तो आप मेरे को कोवेरियंस ऑफ 2x एंड 3y निकाल के दो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 3 इंटू में पुराना वाला कोवेरियंस इंटू में पुराने वाला कोवेरियंस, मतलब 6 इंटू में 5, आंसर कितना आ गया? 30। आंसर कितना आ गया? 30। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल था 1, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आपका 5 है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आपका 5 है, और मेरे को कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस में 2 एंड वाई प्लस में 3 फाइंड करके दो, तो आप कहोगे कि सर ये तो ना ओरिजिन वाली बात हो गई, ओरिजिन वाली बात के अंदर तो कोवेरियंस चेंज नहीं होता। मैं कहता हाँ नहीं होता। तो ये किसके इक्वल होगा? ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई के इक्वल होगा, जो कितनी वैल्यू थी? 5 होगी जी। ठीक है, ठीक है। इसका प्रूफ आपके लिए नेसेसरी नहीं है, प्रूफ आपके लिए नेसेसरी नहीं है, बस इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कोवेरियंस की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है चेंज ऑफ ओरिजिन से, बट स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होती। ठीक, ठीक, ठीक है।
अब यहाँ पे बात आती है, देखो कोवेरियंस की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर सकती है। ये तो थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1, ये तो थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरी चीज़ की अगर बात करूँ, दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ, तो कोवेरियंस कैन vary from covariance can vary from negative infinity मतलब negative infinity to positive infinity पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। तो कोवेरियंस कैन बी, सो इसका मतलब ये है, सो कोवेरियंस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, चलो। कोवेरियंस अलग चीज़ होती है, वेरियंस अलग चीज़ होती है। ठीक है, अब जब हमें फाइंड करना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अब इस पे ध्यान दो, देखो थर्ड जो आपके पास में सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से हाईलाइट करूँगा, तो ध्यान रखें। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आप कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हो। सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है जिसका आर, सिंबल क्या होता है, स्मॉल आर। ठीक है, अब स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल आर का फॉर्मूला ये है, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखो अगर इसी फॉर्मूले को मैं और इलेबरेट करूँ तो क्या मैं कोवेरियंस को ये लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार, वाई माइनस में वाई बार अपॉन में एन, और ये चीज़ तो मेरे पास में पहले चली रही थी नीचे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक। अब देखो अगर इसी चीज़ को और लिखना चाहो तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार को स्मॉल एक्स लिखा जा सकता है, वाई माइनस में वाई बार को स्मॉल वाई लिखा जा सकता है, अपॉन में एन इस टू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एक ये फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक। और अगर एक और फॉर्मूला इसका डिराइव किया जाए तो क्या ये फॉर्मूला डिराइव नहीं हो सकता, क्या देखो आपने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन, यही फॉर्मूला होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई माइनस में वाई बार का स्क्वायर अपॉन में एन, यही फॉर्मूला बनेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस में एक्स बार को छोटा स्क्वायर मतलब स्मॉल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन में एन। और कैसे डेविएशन ऑफ वाई को क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में लिखा जा सकता है। तो अगर मैं आर के फॉर्मूले में देखूँ तो आर का फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास में, आर का एक फॉर्मूला ये था, स्मॉल एक्स वाई अपॉन में एन इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला था आपके पास में। ठीक है, तो क्या अगर इसकी जगह पर लिखना चाहे तो इसकी जगह पर तो यही चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये रूट के अंदर था जी आपका, इट इज़ इनसाइड द छतरी। ठीक है, छतरी के अंदर है ये। ठीक है, तो एन तो यहीं छोड़ दिया, रूट अगर सिग्मा इसका लिखना चाहो तो इसको क्या लिखोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, और इसको क्या लिखोगे, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में एन। तो क्या सिग्मा एक्स वाई करके एन इनटू में, देखो एन इनटू में एन, क्या अगर मैं इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे कैसे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू में वाई स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर तो रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर आने पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो एन तो था ही यहाँ पे, रूट के अंदर सिग्मा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में एन लिख सकते हो, क्योंकि एन स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, रूट से कट के तो एन रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई आपकी। तो एक फॉर्मूला आपके पास में क्या बन गया, स्मॉल एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर इनटू में सिग्मा वाई स्क्वायर, किसके अंदर,
छतरी के अंदर जी। ठीक है, तो पेपर में आपको कुछ वैल्यूज़ दे दे तो आपसे ये चीज़ भी निकालने को वो पूछ सकता है कि सिंपल सी वैल्यू निकाल के दे दो मेरे को। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू निकाल के दे दो मेरे को। अब यहाँ पे बात ये आती है, देखिए अब यहाँ पे बात आती है इस चीज़ की, प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, देखो प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए ये आपकी आर की वैल्यू आई है। ठीक है, आर की वैल्यू आई है। अब बेटा एक बात सुनो, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है। डेरिवेशन कैसे आया कैसे नहीं आया वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पेपर में एग्जाम नहीं पूछने वाला है, आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इट इज़ independent, it is independent of both, it is independent of both change in origin, it is independent of both change in origin, it is independent of both change in origin and change in scale, चेंज इन स्केल। मतलब ना तो प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई फ़र्क पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो आर पहले एक्स वाई का आपने निकाला था, मान लीजिए उसकी वैल्यू से समथिंग थी जेड, उसकी तो मान लो यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू एक्स और वाई की थी वो कितनी आई थी, जेड आई थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ए एक्स प्लस में बी भी कर देता हूँ और यहाँ पे सी एक्स प्लस में डी भी कर देता हूँ, मतलब मैंने चेंज इन ओरिजिन भी कर दिया और चेंज इन स्केल भी कर दिया, तो भी वैल्यू क्या ही रहेगी, जो आर एक्स वाई की वैल्यू थी पहले की वही रहेगी। वो कितनी आएगी, जेड आएगी। ठीक है, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो कि एग्जांपल ले लो कि रिलेशनशिप जो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू से आपकी 5 थी, तो अगर आप मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख के चलता हूँ कि 6x प्लस में 9 एंड 7y प्लस में 10, तो इसकी वैल्यू भी क्या ही आएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 5 ही आएगी, क्योंकि वो किसके इक्वल है, आर एक्स वाई के इक्वल है। तो यही तो चीज़ आपसे कही कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, चेंज इन स्केल एज वेल एज चेंज इन ऑरिजिन, चेंज इन स्केल एज वेल एज चेंज इन ऑरिजिन। और दूसरी चीज़ ये आती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ अ प्योर नंबर, इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ अ प्योर नंबर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is a pure number, is a pure number, is a pure number, that is it is independent of units, it is independent of units of measurement, it is independent of units of measurement। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास में दो वेरिएबल थे, एक था x और एक था y। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका वेट और यहाँ पर है जी आपकी ये से वाइड हाइट। ठीक है, तो जो हमारा कोरिलेशन, यहाँ पे कोई नंबर्स होंगे आपके पास में, यहाँ पे कोई नंबर्स होंगे आपके पास में, रिलेशनशिप होगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो आर एक्स वाई आप निकालोगे वो कोई भी एक प्योर नंबर आएगा, वो क्या आएगा, एक प्योर नंबर आएगा। वो प्योर नंबर आएगा, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि वो हाइट है, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि वो हाइट है या वो क्या है, वेट है। वो सिर्फ एक क्या निकल के आएगा, वो एक क्या निकल के आएगा, वो सिर्फ एक क्या निकल के आएगा, एक प्योर नंबर निकल के आएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए तो इसी को कहते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा बिटवीन एक्स एंड वाई will neither be height nor weight, ना तो वो हाइट होगी ना ही वो क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, बट अ नंबर, बट अ नंबर ओनली, ये कोई भी क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कोफिशिएंट ऑफ correlation means R
lies between -1 and +1, that is R -1 और J +1 के बीच में लाई करता है। इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। इक्वल कब होगा? जब परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव या परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपकी आती है तो वो आती है यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is a geometric mean, is a geometric mean of two regression coefficient। देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्चुअली में होते क्या हैं, बट अभी के लिए ध्यान रखना कि टू रिग्रेशन कोफिशिएंट जो आपके पास में है, ठीक है। देखो आपके पास में दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, वन इज x ऑन y एंड अदर इज y ऑन x। दिखाते कैसे हैं? जो x ऑन y वाला होगा वो होगा bxy और जो y ऑन x वाला होगा वो होगा byx। तो अगर r की वैल्यू निकालनी हो तो r की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? bxy इंटू में byx करके, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब इनकी वैल्यू के बीच में देखो लाई करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सुन लो, देखो अगर r की वैल्यू हुई +1, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू हुई -1, ठीक है, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा है ये, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू हुई 0, नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर r की वैल्यू किसी रेंज में बिलोंग करती है, किस रेंज में? 0.75 से लेके 1 के बीच में अगर वो बिलोंग करती है, ठीक है, 1 के बीच में अगर वो बिलोंग करती है, देखो अब इक्वल टू का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का लगा दूंगा तो मतलब चेंज हो जाता है फिर चीज़ों का, इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये इक्वल, हाँ इसकी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। 1 से छोटी है लेकिन 0.5 से बड़ी है, उसके इक्वल है, तो उसे हम कहेंगे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर इसकी वैल्यू हुई 0.75 से तो छोटी, ठीक है, r की वैल्यू 0.75 से तो छोटी है, ठीक है, बट 0.5 से बड़ी है जी आपकी, ठीक है, 0.50 से बड़ी है, तो इसे हम कहेंगे मॉडरेट, इसे हम कहेंगे मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे और बात करूँ, देखो अगर मैं सिंपली और बात करूँ, अगर r की वैल्यू जो है वो 0.5 से भी छोटी हो जाती है, 0.5 से छोटी हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे लो पॉजिटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव के लिए फैक्ट था। अब नेगेटिव के लिए देख लो, अगर वैल्यू -1 से बड़ी है, ठीक है, अगर वैल्यू -1 से तो क्या है, अगर वैल्यू -1 से तो क्या है, बड़ी है, -1 से तो क्या है, बड़ी है, लेकिन -0.75 से क्या है, छोटी है, तो इसे हम कहेंगे हाई नेगेटिव कोरिलेशन, हाई नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन फिर मैं अगर बात करूं कि 0.75 से छोटी है, ठीक है, r की वैल्यू जो है वो -0.75 से छोटी है, लेकिन बड़ी है किससे, 0.50 से, माइनस के अंदर, तो इसे हम कहेंगे मॉडरेट,
इसे हम क्या कहेंगे, मॉडरेट। इसे हम क्या कह देंगे जी, मॉडरेट कह देंगे, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। देखो बात नेगेटिव पॉजिटिव की नहीं है, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। देखो बात क्या है, बात मैंने कही कि जितनी छोटी वैल्यू होती जाएगी उतना मॉडरेट लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत कहना कि सर -0.75 तो -0.5 से छोटा होता है तो आपको वहाँ पे कहना चाहिए था कि हाँ वो हाई होना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। और अगर आर की वैल्यू देखो आपकी, अगर आर की वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी हो जाए, एक मिनट में उसको सही करने तो, एक मिनट। देखो अपना इस बात को इस चीज़ से समझना आप, इस चीज़ से समझना आप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसे जल्दी समझ आएगा, ठीक है। देख, ये वैल्यू मान लीजिए 1 है, ठीक है। और ये वैल्यू है जी आपकी -1। यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 0.5 और यहाँ पे होगा 0.75, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका -0.5 और यहाँ पे होगा आपका -0.75। देखिए अगर वैल्यू यहाँ पे है, अगर वैल्यू यहाँ पे है तो मैंने क्या कहा था, नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। मैं कोरिलेशन नहीं लिख रहा हूँ बार बार, आप समझ जाइएगा वहाँ पे कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नो कोरिलेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव, यहाँ का मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो 0.75 से, सॉरी 0.75 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, 0.75 से बड़ा हुआ मतलब यहाँ, और 1 छोटा हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया जी आपका हाई, हाई पॉजिटिव। ये वाला सारा जो है, ये वाला सारा क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट है, और ये वाला सारा क्या है, नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। हाई पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मॉडरेट, और यहाँ हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका लो। सिमिलरली अगर -1 से बड़ा हुआ, -1 से बड़ा मतलब इस तरफ, क्योंकि आप खुद सोचो कि बड़ी वैल्यू इस तरफ जाती है आपकी नेगेटिव साइड में, इस तरफ बड़ा होता है। नेगेटिव साइन के अंदर जब आप इस तरफ जाते हो राइट साइड के अंदर, तब आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो -1 से बड़ा हुआ तो यहाँ से अगर ये बड़ा हुआ और इसके बीच में हुआ तो ये हाई हो जाएगा, इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, मॉडरेट, ठीक है। और इसमें हुआ तो क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये डायग्राम से आप याद इसको रख सकते हो, ठीक है। देखो अब और डिस्कस करें इसको आगे, तो अगर और डिस्कस करें आगे तो कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना। उसका मतलब है जी स्टैंडर्ड एरर। देखो स्टैंडर्ड एरर की बात की जाए तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम अभी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर। एंड स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्टैंडर्ड एरर निकालना, प्रोबेबल एरर निकालना कैसे निकालते हैं वो सुनो। देखो स्टैंडर्ड एरर होता है आपका 1 माइनस में r² अपॉन में √n। पेपर में आस डायरेक्टली क्वेश्चन, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन जी आपका, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is used for ascertaining the probable error of coefficient of correlation, ठीक है।
प्रोबेबल एरर निकालने में किसका, कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालने में, प्रोबेबल एरर निकालना किसका, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, उसमें हमारी क्या करता है जी, ये हेल्प करता है। ठीक है, अब प्रोबेबल एरर क्या होता है, देखिए प्रोबेबल एरर क्या होता है, प्रोबेबल एरर इट इज़ एन अमाउंट, प्रोबेबल एरर अगर मैं बात करूं, इट इज़ एन अमाउंट, इट इज़ एन अमाउंट which if added, which if added to and subtracted from the value of r will gives the upper limit and lower limit within which coefficient of correlation in the population can be expected to lie. It is 0.674 times the standard error of R. देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि जो प्रोबेबल एरर होगा ना, अगर उसकी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दो या उस वैल्यू को ऐड कर दो किसके अंदर, आर की वैल्यू में, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू में ऐड कर दो, तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगी और एक लोअर लिमिट मिल जाएगी जिसके अंदर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या करना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका, पॉपुलेशन का क्या करना चाहिए, लाई करेगा। मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोबेबल एरर जो होता है वो क्या किसके इक्वल होता है, 0.6745 के इक्वल होता है इनटू में स्टैंडर्ड एरर। अगर फॉर्मूला बनाओ तो ये फॉर्मूला बन के आपके पास में आएगा 1 माइनस में आर स्क्वायर अपॉन में एन किसके अंदर, रूट में। तो अगर आप इसकी वैल्यू को आर में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी अपर लिमिट और क्या मिल जाएगी, लोअर लिमिट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब प्रोबेबल एरर का यूज़ क्या करते हैं, प्रोबेबल एरर का हम यूज़ करते हैं, देखो किसके अंदर, रिलायबिलिटी को जानने में। ठीक है, किसको जानने में, रिलायबिलिटी को। प्रोबेबल एरर इज़ यूज्ड for determining probable error is used for determining the reliability of coefficient of correlation। हमें ये जानना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारे पास में आया है वो रिलायबल भी है या नहीं है। रिलायबल का मतलब ये है कि देखो हो सकता है कि जो इफेक्ट हमें दिख रहा है वो किसी अदर वेरिएबल्स की वजह से आया हो। ठीक है, उन दोनों में कोई रिलेशनशिप ही ना हो। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर जो है वो रिलायबल भी है या नहीं है। अब कब रिलायबल होगा, कब रिलायबल नहीं होगा वो देखो। अब अगर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपके पास में आया, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपके पास में आया है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन हुई 6, अगर उसकी वैल्यू हुई लेस देन किससे, 6 से। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखना, जो आपके पास में प्रोबेबल एरर आएगा या सॉरी जो आपकी आर आएगा, आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की देखो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलना, किसकी वैल्यू लेकर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर मोड में रखा है तभी, इसलिए मोड में मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेकर चलनी है। अगर आर की वैल्यू लेस देन 6 प्रोबेबल एरर हुई, 6 टाइम प्रोबेबल एरर हुई, तो इसका मतलब है आर इज रिलेशन, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इज़ नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ऐसी रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती है। ठीक है, विच मीन्स there is no correlation, कोई कोरिलेशन है ही नहीं अगर ऐसी चीज़ हो रही है। और अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर आ जाती है, आ जाती है, इसका मतलब ये है r is significant, which means
which means there is a correlation, there is a correlation, यहाँ पे correlation present है जी आपकी, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक शिफ्ट कर रहा हूँ पेज के ऊपर, ठीक है, मेरे को करना पड़ेगा, मेरा पेज ओवर हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बात सुनना, ठीक है। अब आप हाउ टू वी फाइंड कोरिलेशन, कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन, किसकी कोरिलेशन फाइंड करनी है, पॉपुलेशन की, क्योंकि जो भी अभी तक हमने किया था वो किसके बेस पे था, सैंपल के बेसिस पे था वो किसके बेस पर, सैंपल के बेसिस पे था। अब हमें पॉपुलेशन का देखो, पॉपुलेशन का सिंबल होता है जी ये रो, ठीक है। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू आर, जो भी आपके पास में कोफिशिएंट कोरिलेशन आया था किसका, सैंपल का, उसमें प्लस माइनस कर देंगे हम क्या, प्रोबेबल एरर, उसमें क्या कर देंगे, प्रोबेबल एरर। हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि कितनी वैल्यू एग्जैक्टली पॉपुलेशन कोरिलेशन की होगी, बट हम ये ज़रूर बता देंगे कि हाँ जो हमारी ये वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं आर प्लस प्रोबेबल एरर से बड़ी होगी, सॉरी, वो कहीं ना कहीं आर माइनस प्रोबेबल एरर से तो क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन आर प्लस प्रोबेबल एरर से क्या होगी, छोटी होगी। ये हमें क्या मिल गई, ये मिल गई हमें क्या, अपर लिमिट, और ये हमें क्या मिल गई, लोअर लिमिट। मतलब कहीं ना कहीं किसके बीच में होगी, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही होगी, ठीक है। पेपर का क्वेश्चन बन जाए तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आता है आपके पास में लास्ट चीज़, दो चीज़ें और बची हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, फिर स्पीयर्समैन का रैंक कोरिलेशन मेथड आएगा, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है जो भी हमारे डाटा के अंदर, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर टोटल वेरिएंस आ रहा है, उसमें से कितना वेरिएंस एक्सप्लेन्ड हो पा रहा है, उसमें से कितना वेरिएंस क्या हो रहा है, एक्सप्लेन्ड हो पा रहा है। हम देखो ऐसे कहते हैं कि अभी वो आपका पार्ट नहीं है, वो इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट है, जब हम उसको इकोनोमेट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है इकोनोमेट्रिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जब इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हैं तो उसको वहाँ पे वो पता लगाते हैं कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन की अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो इट इज़ डिफाइंड as the ratio of the explained variation, the explained variation to the total variation, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पे फॉर्मूला बना आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन में टोटल वेरिएशन, वेरिएंस भी कह सकते हो, वेरिएशन भी कह सकते हो, बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है। कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, इट इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज आर स्क्वायर, किसके इक्वल होता है जी, ये आर स्क्वायर के इक्वल। जो भी आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया था उसका क्या कर दो, आर स्क्वायर कर दो, उसका वो क्या निकल जाएगा, आपको क्या निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के,
ठीक है, आर स्क्वायर के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट percentage of total variation which is explained by the independent variable which is explained by the independent वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है, बात सुनना, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल लेके चलना, अगर एग्जाम्पल मान के चलो कि आर की वैल्यू 0.8 है, एग्जाम्पल मान के चलो आर की वैल्यू कितनी है 0.8, और मैं आपसे कह दूँ कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालो, उसको एक्सप्लेन करो। अगर उसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालो और उसको एक्सप्लेन करो कि उसका मतलब क्या है, उसको इलेबोरेट करो। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना निकलेगा, कोफिशिएंट डिटरमिनेशन कितना निकलेगा, 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.64, मतलब 0.64। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज 64% ऑफ द वेरिएशन, 64% ऑफ द टोटल वेरिएशन, 64% of the total variation is explained by the independent variable। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल पेपर के अंदर आपसे डेली पूछा जा रहा है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि आप कोफिशिएंट डिटरमिनेशन निकालो, उसकी इंटरप्रिटेशन दो। इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि इतने परसेंट वेरिएशन जो थी उससे उसको कितने एक्सप्लेन कर दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब ध्यान रखना, देखो आपने कहा था कि सर आर की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो 0 से किसके बीच में होती है जी, 1 के बीच में। 0 से किसके बीच में होती है, 1 के बीच में। ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। कहाँ लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसके आगे बात करूँ, देखो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, तो कैसे निकलेगी बेटा, जो 1 था ना, 1 में से आप क्या कर दो, कोफिशिएंट डिटरमिनेशन माइनस कर दो, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब क्या हो गया, 1 माइनस में आर स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस में आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन, it is defined as percentage of total variation which remains unexplained by independent variable। जो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कौन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कह देंगे। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं देखो इसी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आर की वैल्यू अगर 0.8 थी, तो हाउ मच वेरिएशन विल रिमेन अनएक्सप्लेन्ड। तो आप मेरे को क्या कहोगे, कहते हैं कि सर अनएक्सप्लेन के लिए तो हम क्या करते हैं, अनएक्सप्लेन के लिए कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन निकालते हैं। तो हम जब कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन निकालेंगे, हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 माइनस में आर स्क्वायर, मतलब 1 माइनस में 0.8 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस में 0.64, मतलब 0.36। इसका मतलब क्या है, 36% ऑफ टोटल वेरिएशन, 36% ऑफ टोटल वेरिएशन remains unexplained by independent variables,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो क्या रह गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या रह गई, अनएक्सप्लेन्ड रह गई जी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, रिमेन अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका मतलब। अब देखो एक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं आपके पास में, उसको बस फॉर्मूले को क्रैम कर लो। ठीक है, फॉर्मूले को क्रैम कर लो। ठीक है, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, फॉर्मूला क्या होता है जी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का, R इज इक्वल टू 1 माइनस में 6 सिग्मा D का स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस में n होता है। ठीक है, n क्यूब माइनस में n होता है। ठीक है, ये चीज़ तो है स्पीयरमैन का। ठीक है, जब रैंक आपको दे रखी हो। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, देखो आपका इसमें, देखो ये तब होगा जब रैंक्स अनइक्वल होंगी, रैंक्स आर अनइक्वल, मतलब सबकी रैंक अलग अलग है जी, आपकी रैंक्स आर अनइक्वल। और आर का फॉर्मूला ये भी बन सकता है 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस में एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस में एम प्लस डॉट 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 अपॉन में एन क्यूब माइनस में एन। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम कब करेंगे, इसका फॉर्म हम यूज़ तब करेंगे जब रैंक्स आर इक्वल, कुछ रैंक्स जो होंगी वो क्या मिल जाएगी, हमें इक्वल मिल जाएगी। तो फॉर्मूले को याद रखना बस, पेपर में अगर पूछेगा तो फॉर्मूला पूछेगा, कभी भी इसको इस पर न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, एंड लास्ट वाला जो पार्ट आता है, देखो लास्ट वाला पार्ट जो आता है वो आता है आपका, लास्ट वाला जो पार्ट आता है वो आता है आपका कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, मतलब भी बता दूँ ऐसा क्या है, आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर प्लस माइनस 2c माइनस में n अपॉन में n। क्या है इसका मतलब वो देख लो एक बार। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो इसका मतलब यही है, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड is based on the direction of change in the two paired variable, two paired variables, the correlation coefficient between two series of direction of change is called concurrent coefficient डेविएशन। फॉर्मूला इसका यहाँ पे था। एक अगर मैं इलुस्ट्रेशन ले आपके सामने, तो इलुस्ट्रेशन कैसे समझाऊंगा वो समझ लो। देखो इलुस्ट्रेशन का मतलब समझना, देखो एक बार आप देखिए, जो यहाँ पे RC का मतलब था आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। C का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस after multiplying the direction of change of x and
वाई सीरीज। एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स कंपेयर्ड एंड ऑब्जर्व्ड। अब देखो एक एग्जांपल आपके सामने लो, तो एग्जांपल ले सकते हैं हम। देखो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में x है और ये है आपके पास में से y। ठीक है, x है और यहाँ पे क्या है, y है। तो x की वैल्यू लेके चलो, तो x की वैल्यू है मान लीजिए 59, 69, 39, 49 एंड 29। और y की जो वैल्यू है वो है 79, 69, 59, 49, 39। मैंने कहा कि डायरेक्शन चेंज निकालो पहले x का और डायरेक्शन चेंज निकालो y का। डायरेक्शन चेंज का मतलब साइन बताओ कैसे हैं। देखो पहले को छोड़ दो, पहले में कुछ नहीं आएगा, पहले में डॉट है जी, यहाँ पे पहले में डॉट है, पहले में कुछ नहीं आएगा। देखो 59 से 69 जब गए तो वैल्यू पॉजिटिव बढ़ी है कम हुई है, बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। 69 39 गए तो साइन वैल्यू कम हुई है, तो आपने क्या कह दिया, नेगेटिव। 39 से गए तो पॉजिटिव बढ़ रही है, 49 से कम गए तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे छोड़ दिया, 69 से यहाँ पे गए तो नेगेटिव हो रही थी, कम हो रही थी, यहाँ से भी गए फिर भी कम हो रही थी, यहाँ से गए फिर कम हो रही है वैल्यू, 49 39 गए तो भी वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव साइन आ गया। इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डी एक्स इंटू में डी वाई। डेक्स इंटू में डी वाई क्या है, तो डॉट डॉट वाला तो कुछ नहीं आएगा, डॉट आएगा। माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, माइनस मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस आता है, माइनस माइनस को करोगे मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस को करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस को करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कितने कितने ऐसे पेयर हैं जो पॉजिटिव आए हैं, कितने ऐसे पेयर हैं जो पॉजिटिव आए हैं मल्टीप्लाई करने पे, तो एक पेयर तो ये रहा जो पॉजिटिव आया है और एक पेयर ये रहा जो क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। पेयर्स कितने ऑब्जर्व किए गए थे, पेयर्स कितने ऑब्जर्व किए गए थे, 1 2 3 और 4। कितने पेयर्स ऑब्जर्व किए थे, n इज इक्वल टू 4। तो आपकी आर सी की वैल्यू कितनी आ गई, आर सी का फॉर्मूला क्या बताया था, प्लस माइनस रूट के अंदर प्लस माइनस 2c माइनस में n अपॉन में n, यही फॉर्मूला बनाया था। तो कितना आ गया, प्लस माइनस रूट के अंदर प्लस माइनस 2c, 2c का मतलब हो गया 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। n कितना था, 4 था, अपॉन में कितना था, n 4 था। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट के अंदर 4 में से 4 गए 0, तो आंसर तो 0 आ गया अंदर। तो आंसर कितना आ गया, 0 जी। मतलब यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है जी। ठीक है, तो यही था आपका सारा का सारा स्पीयर्समैन का कोरिलेशन कोफिशिएंट और आपका कॉन्करेंट मेथड। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया सारा का सारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट 4 ऑलमोस्ट कवर होती है आपकी यहाँ से। ठीक है, यूनिट 4 नहीं कह रहा हूँ, कोरिलेशन वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।